हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे मोहम्मद तुगलक की महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में, जो कि इतिहास में, खासकर के मध्यकालीन इतिहास में बहुत सारे विवाद का विषय रहा है। और इन योजनाओं की असफलता से जोड़ा जाता है और असफलता को लेके मोहम्मद तुगलक को असफल शासक घोषित किया जाता है। तो चूंकि वो एक बहुत प्रबुद्ध पढ़ा लिखा विद्वान सुल्तान था, तो वो अपने समय से काफ़ी आगे सोचता था, उसकी प्लानिंग काफ़ी आगे की होती थी। लेकिन इत्तेफाक से जो इन योजनाओं को क्रियान्वयन करने की जिम्मेदारी जिसको थी, जो प्रशासनिक वर्ग, उसका सहयोग नहीं मिला और ये योजनाएं एक एक करके फेल होती गई। अब हम मोहम्मद तुगलक की योजनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको और बता दूं, प्रीलिम्स में कई बार जीएस में और जब सब्जेक्ट होता था हिस्ट्री, तभी ये क्वेश्चंस आए हैं कि इसकी योजनाओं का कालक्रम क्या है। तो मैं आपको ये एक सलाह देना चाहूँगा कि कतई इसके विवाद में न पड़ें। एक्चुअली कई किताबों में दो तरह से मिलता है, तो आपके आंसर को मिला लें, जो भी मिल जाए उसमें से ट्रिक कर दें, आपका आंसर सही हो जाएगा। एक होता है RPKD, ये मैंने सूत्र बनाया है। R मतलब राजधानी परिवर्तन, P से प्रतीक मुद्रा, K से खुरासान अभियान और D से दोआब में कर वृद्धि। या दो रास्ते हो सकता है, दोआब में कर वृद्धि, रा से राजधानी परिवर्तन, स से सांकेतिक या प्रतीक मुद्रा और ते से नहीं होता कुछ खुरासान अभियान लास्ट में। तो आप इस तरह से इसके कालक्रम को समझ सकते हैं। पहले राजधानी परिवर्तन हुआ, फिर प्रतीक मुद्रा, फिर खुरासान अभियान, फिर दोआब में कर वृद्धि। इन्हीं दोनों में कंफ्यूजन है, लेकिन हमें इस विवाद में नहीं पढ़ना है। हमें अब आगे देखते हैं इनकी योजनाओं को। हम लोग यहां से पहले समझना, ये दिल्ली है और ये दौलताबाद अथा देवगिरी। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद लाया। इसके कारण क्या थे, क्या मजबूरियां थी, इस पे हम देखते हैं। ये दिल्ली से दौलताबाद की दूरी है लगभग 700 मील या 950 किलोमीटर। अच्छा, राजधानी परिवर्तन के कई कारण थे, जो तत्कालीन समय में जो इतिहासकार रहे हैं जैसे बर्नी, उन्होंने कहा है कि केंद्र में होने के कारण, चूंकि ये उत्तर भारत और दक्षिण भारत इन दोनों के मध्य में स्थित था। और हम लोग पढ़ चुके हैं कि कैसे अलाउद्दीन दौलताबाद या देवगिरी के धन से आकर्षित होता है और लूट के अपने साम्राज्य का विस्तार करता है। चूंकि दौलताबाद एक बहुत ही समृद्ध प्रांत था और ये भारत के मध्य में भी था, तो ये चीज मोहम्मद तुगलक को भी आकर्षित कर रही थी कि अगर हम दिल्ली में रह के दक्षिण के भारत के राज्यों पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं, चूंकि आवागमन का साधन इतना बढ़िया नहीं है, जब तक सूचना पहुंचती है तब तक यहाँ अस्थायित्व आ जाता है, तो क्यों ना हम अपने राजधानी को बदल के दौलताबाद कर लें। इससे यहाँ बीच में है तो हम दिल्ली को भी देख लेंगे और दक्षिण भारत पे भी अपना कंट्रोल बनाए रखेंगे। लेकिन उसकी ये प्लानिंग थी। बर्नी कहता है दिल्ली वासियों, अच्छा इसामी कहता है कि दिल्ली वासियों को दंडित करने के लिए, क्योंकि ये लोग महल में गालियों से भरा पत्र फेंकते थे। मुझे नहीं लगता कि इसके कथन में बहुत तर्क है, क्योंकि एक राजा अपनी राजधानी को केवल इसलिए नहीं बदलेगा कि वो दिल्ली के लोगों को दंडित करना चाहता था। चलिए, फिलहाल इन्होंने ये लिखा है। निष्कर्षतः ये कहा सकता है कि केंद्र में होना, मतलब देवगिरी का भारत के बीचों बीच में स्थापित होना। दूसरा, मंगोलों के आक्रमण से सुरक्षा, चूंकि दिल्ली पे मंगोल आक्रमण का भय बना रहता था, तो इनसे बचने का भी एक प्रयोजन हो सकता है। दक्षिण भारत की समृद्धि किसी भी शासक को आकर्षित कर सकती थी। इसी तरह तुगलक भी ये सोच रहे थे कि दक्षिण भारत के पूरे साम्राज्य पे हम अपनी सत्ता स्थापित कर पाएंगे, वहां के धन से अपने आप की वृद्धि कर पाएंगे। इसका दक्षिण में मुस्लिम संस्कृति का विस्तार भी एक कारण हो सकता था। आप देखेंगे कि उत्तर और दक्षिण भारत दौलताबाद स्थापित होने से उत्तर भारत के जो मौलवी थे, जो सूफी संत थे, वो दक्षिण भारत के संस्कृति से जुड़े और उत्तर और दक्षिण भारत की संस्कृति आपस में संयुक्त हुई। इससे बहुत सारे सांस्कृतिक आदान प्रदान में वृद्धि हुई। अच्छा, हुआ क्या? मोहम्मद तुगलक इन दूरी को तय करने के लिए विभिन्न थोड़े थोड़े दूर पे इन्होंने सरायों का निर्माण कराया, जहां लोग ठहर सकते थे और
खाना पीना की व्यवस्था थी, लेकिन चूंकि दूरी बहुत ज़्यादा थी और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि दिल्ली की सारी जनता आ गई, फिर मैक्सिमम लोग आ गए, प्रशासनिक वर्ग तो आया ही। इतनी बड़ी संख्या और इतनी बड़ी दूरी, परिवहन का साधन अच्छा नहीं, तो निस्संदेह लोगों को दिक्कतें हुई, सरकारी व्यवस्था में कुछ कमियां रहीं और इस वजह से बड़ी परेशानी हुई, बहुत सारे लोग का देहांत हो गया। अच्छा, इस्लामी कहते हैं कि 14 वर्ष बाद फिर दिल्ली में दोबारा लोग वापस हुए। जब दिल्ली में आ गए शासक सुल्तान आए, तो उनको ये धीरे धीरे 2-4 साल में ये प्रतीत हुआ कि अगर हम दिल्ली में रह के दक्षिण भारत को पे कब्जा नहीं बनाए रख सकते हैं, तो यह भी सत्य है कि यहाँ रह के भी हम दिल्ली को में सारे शासन संचालन अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो इस कमी का एहसास हुआ, इस गलती, इस भूल का उनको एहसास हुआ। तो बाद में वो 1335 के आसपास वो कहते हैं कि इच्छा है जिसकी जो यहाँ चाहे वो यहाँ के बस जाए। इस तरह से इनकी ये योजना फेल हो गई और उन्होंने कुव्वतुल इस्लाम नाम दिया था देवगिरी का। ये भी चीज पूछा जाता है। चलिए आगे हम देखते हैं उनकी प्रतीक मुद्रा। दूसरी उनकी है प्रतीक मुद्रा उन्होंने चलाई। प्रतीक मुद्रा क्या होती है? जैसे आज हम देखेंगे कि हमें एक नोट पे लिखा रहता है कि मैं धारक को 100 रुपए देने का वचन देता हूं। तो ये वचन कौन दे रहा है? भारत सरकार दे रही है। तो इसी तरीके से हम एक कागज के टुकड़े पे विश्वास कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने सरकार पे हमें विश्वास है कि हम रखे हैं तो वो हमें देगा। इसीलिए हम किसी दुकान पे देते हैं, वो दुकान वाला स्वीकार करता है और मैं उसे स्वीकार करता हूं। इसी तरीके से प्रतीक मुद्रा उस समय सोचे कि उस समय कितने साल पहले मोहम्मद तुगलक ने उसको चलाने का प्रयास किया था। अच्छा, इसका पहला प्रयास नहीं था, इसके पहले ईरान के शासक ने चलाया था, फिलहाल वो असफल रहे। और उसके बाद कुबलई खान, चीन का शासक, उसने भी ये अभिनव प्रयोग किया, वो सफल रहा। ये इसी से मोटिवेट होके, इसी से प्रेरित होके मोहम्मद तुगलक ने भी प्रतीक मुद्रा चलाना शुरू किया। अच्छा, प्रतीक मुद्रा की जरूरत क्यों पड़ी? इसके कारण है कि खजाने में धन, बर्नी कहते हैं कि खजाने में धन की कमी हो गई थी और साम्राज्य विस्तार की नीति के लिए अत्यधिक सेना की आवश्यकता थी, अत्यधिक खर्च की जरूरत थी। तो ऐसी स्थिति में हमें अधिक रुपए की आवश्यकता थी। अच्छा, उस समय जो सिक्का चलता था वो चांदी का टंका होता था और चांदी के टंके को ही अरब और मध्य एशिया के लोग के जो व्यापारी होते थे वो चांदी के टंके को ही व्यापार के लिए स्वीकार करते थे। तो हुआ क्या? आधुनिक इतिहासकार कहते हैं कि विश्वव्यापी चांदी की कमी हो गई थी। उस समय इतिहासकार कहते हैं कि पूरे विश्व में उस समय चांदी की कमी हो गई थी। तो सामान्यतः हमारे देश में ये प्रवृत्ति है कि जब लोगों को ये पता चलता है कि इस चीज का अभाव है, इस चीज की कमी है, तो वो अतिरिक्त मात्रा में अपने घरों में लोग सेव करने लगते हैं, बचाने लगते हैं या जमा करने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति उस समय भी आई। चांदी के सिक्कों को लोगों ने घरों में जमा करना शुरू कर दिया और मार्केट में चांदी के सिक्के का अभाव हो गया। चांदी तो पहले से ही कम थी। अच्छा, असफल क्यों हो गया? सरकार ने क्या कहा कि ठीक है, हम चांदी के सिक्के के मूल्य के बराबर टंके का सिक्का चलाएंगे और ये माना जाएगा कि वो चांदी के, आप ये स्वीकार करेंगे कि वो चांदी के ही मूल्य का है, लेकिन वो रहेगा कांसे का सिक्का। गड़बड़ी क्या हुई? सामान्यतः जो जनता होती है वो लालची होती है, उसने वैसा ही किया। अपने सारे कांसे के सामानों को, पीतल तांबे के सामानों को पिघला पिघला के कांसे के फेक सिक्के बनाने लगे। और अगर 2 करोड़ सिक्के सरकार ने जारी किए तो पता चला कि 10 करोड़ सिक्के जो है मार्केट में दौड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में सारे सरकार परेशान हो गई और फिर सारे व्यापारी उन कांसे के सिक्कों को स्वीकार करने से मना कर दिए। अच्छा, ये योजना भी इनकी फेल हो गई। फेल होने के कारण क्या थे कि टकसाल पर शासकीय नियंत्रण का अभाव। शासकीय नियंत्रण नहीं था। वास्तव में जिन टकसालों को कांसे के सिक्के बनाने का अधिकार दिया गया था, उन पे एक प्रभावी नियंत्रण चाहिए था। तब शायद उस तरह की नकल जो है दिल्ली के लोग नहीं कर पाते, घर में नहीं उस तरह के सिक्के बनाए जाते। लेकिन ऐसा हुआ नहीं।
दूसरी बात थी कि मुद्रा बनाने में विशिष्ट प्रणाली का प्रयोग करना चाहिए था, कुछ स्पेशल चिन्ह देने चाहिए थे जिससे कि उसका नकल ना हो सके। तीसरी बात थी कि इसको गुप्तचर व्यवस्था में कमी, ये एक गुप्तचर व्यवस्था की भी फेल्योर को शो कर रहा है। हमारी गुप्तचर व्यवस्था कैसी थी, घरों में सारे सिक्के बन रहे हैं और वो शासक को सूचित नहीं किए, इस कारण से ये योजना भी असफल हो गई। तीसरी उसकी योजना है खुरासान अभियान। खुरासान आप देखेंगे, ये है खुरासान और ये एक जगह थी ट्रांसआक्शियाना, वहां के शासक थे तमगासरीन, और ईरान के शासक थे अबू सईद। तो दिल्ली के मोहम्मद बिन तुगलक, तमगासरीन और अबू सईद, इन तीनों के मैत्री का परिणाम था कि खुरासान अभियान को विजय किया जाएगा। अच्छा, इस अभियान का प्रयोजन क्या था, क्यों गए? वास्तव में दिल्ली या चीन से एक रेशम सिल्क मार्ग जाता है मध्य एशिया और स्थलीय मार्ग से व्यापार करने का एक बहुत बड़ा मार्ग है वो सिल्क मार्ग। उस पे दिल्ली सल्तनत का प्रभुत्व स्थापित हो, इसके लिए ये प्लान किया गया कि खुरासान को जीता जाएगा। खुरासान को जीतने के लिए मैंने कहा कि ये त्रिमैत्री का परिणाम था। ईरान का जो शासक था अबू सईद, वो अपने मन से नहीं आया था इस संधि में, कहीं कहीं वो तमगासरीन से डर रहा था और इससे मोहम्मद तुगलक से। अच्छा, उस ईरान के शासक को एक ये भी भय था कि अगर मोहम्मद बिन तुगलक या दिल्ली खुरासान में आ जाता है तो ये ईरान के लिए भी एक खतरे की बात होगी, उसके पास में स्थापित हो जाएगा। चलिए, तो यहां से आना जो खैबर और बोलन दर्रा है अफगानिस्तान में, वो अक्टूबर से लेकर मार्च तक बर्फबारी के कारण बंद हो जाता था। तो कुछ ऐसी योजना बनानी थी कि उसके पहले चले जाएं और पुनः खुरासान को जीता जाए और फिर सेना स्थापित हो, और जब मार्ग खुले मार्च के बाद तो पुनः सेना दिल्ली वापस आ जाए। ये एक योजना बनाई। इसके लिए मोहम्मद तुगलक ने 3,70,000 सेना को एकत्र किया, उनको 1 साल का अग्रिम वेतन दिया और ये प्लानिंग हो गई। लेकिन अबू सईद ने ट्रांसआक्शियाना में विद्रोह करा दिया और विद्रोह करा के तमगासरीन यहाँ के शासक की हत्या करवा दी। और जब ये तमगासरीन हट गए तो ये भी संधि से हट गए। अब जब ये दोनों नहीं रहे तो फिर दिल्ली की ये जो योजना थी खुरासान जीतने की, मोहम्मद तुगलक की योजना भी असफल नहीं हुई। लेकिन यह है कि उनको अग्रिम वेतन देना पड़ा, जिससे राजकोष पे बहुत सारा भार पड़ा। अब हम देखेंगे दोआब में कर वृद्धि। मैंने कहा कि इन विभिन्न योजनाओं में सरकार के बहुत सारे पैसे खर्च हुए। अच्छा, इस पैसों को थोड़ा सा कमाने के लिए दोआब, ये जो गंगा यमुना का क्षेत्र था, वो बड़ा ही उपजाऊ क्षेत्र होता था और कर के राजस्व के नजरिए से ये सबसे अधिक यहाँ से राजस्व वसूला जाता था। तो चूंकि धन की कमी हो गई थी तो सुल्तान ने ये प्लान किया कि 1/10 से लेके 1/20वां हिस्सा, राजस्व का 1/10 से लेके 1/20वां हिस्सा हम वृद्धि कर देते हैं, जिससे थोड़ा सा राजस्व आ जाएगा, जो कि एक बहुत मामूली वृद्धि थी। दुर्भाग्यवश गड़बड़ी क्या हुई कि जिस वर्ष यह प्लान किया गया कि चलो ये राजस्व वृद्धि की जाएगी, वो अकाल वर्ष था। उसमें पहले से ही दोआब के क्षेत्रों में अकाल पड़ा हुआ था और सुल्तान को यह बात ज्ञात नहीं थी या किसी ने भयवश डरवश उसको बताया नहीं, जिसका परिणाम ये हुआ कि जो प्रशासनिक अधिकारी थे वो किसानों के पास तो पहले से ही पैसे नहीं थे, अपने खर्च के लिए, अपने खाने पीने के लिए पहले से अकाल पड़ा हुआ था। ऐसे में जो प्रशासनिक अधिकारी थे उन्होंने बलपूर्वक सेना लगा के उनसे राजस्व वसूलने की कोशिश की। ऐसे में किशोरों ने विद्रोह कर दिया और कृषकों ने विद्रोह किया, तो ये बात राजा तक पहुंची, सुल्तान तक पहुंची कि किसानों ने राजस्व देने से मना कर दिया और वो विद्रोह कर दिया। तो सुल्तान के लिए तो ये नागवार बात थी कि कृषक विद्रोह कर दिए और फिर इन्होंने सेना लगा दी और सेना लगा के काफी बुरे तरीके से उस विद्रोह को दबाया गया। लेकिन उसके तुरंत पश्चात सुल्तान को यह पता चला कि अरे ये तो अकाल वर्ष है, पहले से ही अकाल पड़ा हुआ है वहां के लोगों के पास।
तो वो एक्स्ट्रा राजस्व कहाँ से देंगे, अतिरिक्त राजस्व कहाँ से देंगे। तो अपनी कमी को स्वीकार करते हुए फिर सुल्तान ने बहुत सारे ऐसे कार्य किए जो कृषकों के विकास के लिए उसने किए। जैसे कृषकों को भू राजस्व उसने, सबसे पहले बात कृषकों का भू राजस्व उसने माफ कर दिया और तकावी तथा अग्रिम ऋण दिया, अग्रिम कृषि ऋण उन्होंने दिया। ऊसर जंगली भूमि को कृषि योग्य बनाने का व्यापक अभियान चलाया। अच्छा, साझा कृषि को उसने प्रोत्साहित की कि सब लोग मिलकर खेती करें। उसके अलावा दीवाने अमीर कोही नामक एक विभाग की स्थापना की, कृषि विभाग की स्थापना की, और उसके साथ राष्ट्रीय कृषि नीति का भी उसने निर्माण किया। बर्नी कहता है 1340 से 1343 तक सुल्तान का मुख्य प्रयास कृषि उत्पादन बढ़ाना था। उसने सरकारी धन से बहुत सारे कृषि के लिए कुएं बनवाए, पोखरे खुदवाए और भी कृषि के क्षेत्र के बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे कार्य किए। तो निष्कर्षतः ये कहा सकता है कि मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाएं असफल नहीं थी, वरन कुछ ऐसी परिस्थितियां आती गईं, कुछ ऐसे जिम्मेदारियां आती गईं जिसकी वजह से ये योजनाएं असफल हो गईं। इसके साथ मोहम्मद तुगलक का चैप्टर हम समाप्त करते हैं। इसके बाद अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे इसके भाई फिरोज तुगलक।